हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी मेडिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। बहुविकल्पी के साथ लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लॉन्ग क्वेश्चन सारे टाइप के यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पहले मैं आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, बहुत ही गजब का वीडियो होने वाला है, आप इन्हें जरूर तैयार करें। 100% दोस्तों आपके पेपर में आएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि साथ में मैं आपको तैयार भी करवा दूंगा, तो इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दोस्तों है वो ये है, निम्नलिखित राज्यों में किस में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो यहाँ पे देखिए बिहार का राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान बिहार का आता है, दूसरा स्थान इसमें जो है आपका पश्चिम बंगाल का आता है। तो अगर बिहार नहीं दिया है तो आप पश्चिम बंगाल लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर दोस्तों यहाँ पे केरल का आता है और चौथा नंबर जो आता है वो यूपी का आता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रहते हैं और चारों ऑप्शन में से जो भी आपको उसमें ऑप्शन पर डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया तो आप उसे लगाएंगे। तो उसमें बिहार दिया तो बिहार राइट आंसर हो जाएगा। अगर बिहार ना होता तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल होता, पश्चिम बंगाल ना होता तो केरल यहाँ पे राइट आंसर होता, केरल ना होता तो यूपी होता। तो ये 4 तो पूछे जाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी 2011 में जो जनगणना हुई थी वो भारत की आबादी 121 करोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर पर्यटन नगर है। पर्यटन नगर वो नगर होता है जो प्राकृतिक दृष्टि से पूरी तरह से संपन्न होता है, ठीक है। तो दिल्ली, चंडीगढ़, प्रयागराज ये प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो नैनीताल भैया प्राकृतिक रूप से पूरा वादियों में बसा है, तो यहाँ पे राइट आंसर नैनीताल हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का बोकारो जो शहर है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बोकारो शहर दोस्तों पड़ता है यहाँ पे ये झारखंड में, ठीक। कहां पड़ता है? झारखंड में। आप महसूस करिए कि झारखंड में जो है एक कार खड़ी है, ये कार है मान लेते हैं। ये कौन सी कार है भैया? मान लेते हैं ये कार है, ठीक है। और ये कार है और नौकर अपने मालिक से कह रहा है कि जो है वो कार झाड़ दो, वो कार झाड़ दो। तो वो कार मतलब वो कार और झाड़ मतलब झारखंड हो जाएगा, ठीक है भैया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो है किस राज्य में है, तो आपका झारखंड हो जाएगा और लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभी को पता होगा कि इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य से होकर जाती है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना दी है। एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को मैंने इसलिए कवर किया दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। मानव भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो उसमें पर्यावरण निश्चयवाद हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण निश्चयवाद जो होता है ये प्रकृति को सर्वोच्च मानती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सभी जानते हैं चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है अब पहले नंबर पे आ चुका है, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल डाटा यानी किताबी में नहीं लिखा है, तो हम अभी चीन को ही लगाएंगे, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी बगाती फसल है। तो बगाती फसल रबड़ होती है और बगाती फसल का मतलब ये होती है जो बगानों में की जाती है, इसमें अधिक पूंजी लगती है, अधिक श्रम लगती है, ठीक है, बड़े क्षेत्रों में की जाती है, तो उसे हम बगाती फसल के नाम से जानते हैं और व्यवसाय के उद्देश्य से की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी बगाती फसल नहीं है। तो बगाती फसल रबड़ भी है, कहवा भी है, गन्ना भी है, मक्का नहीं है। मक्का मोटे अनाज में आता है, ठीक है, मक्का जो है मोटे अनाज में आता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। कहाँ की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो प्राथमिक क्रिया नहीं है भैया विनिर्माण, क्योंकि विनिर्माण जो होता है इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे वस्तु को किसी दूसरे उपयोगी वस्तु में बदल दिया जाए। जैसे दूध है, दूध से अगर पनीर बना दिया जाए तो दूध से पनीर बनाना ये विनिर्माण कहलाता है, क्योंकि जो है एक वस्तु दूसरे वस्तु में बदला गया है, उसे विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। आखेट, कृषि, खनन ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय
क्रियाकलाप है तो तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार आता है, क्योंकि खेती, आखेट और बुनाई ये सब जो है आपके प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा आप इस प्रकार से देखेंगे, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग किनके मध्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जो है वो किनके मध्य में है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बात करें तो यहाँ पे देखिए एक छोर से डार्विन है, दूसरे छोर पे यहाँ पे जो है मेलबर्न है, उनको जोड़ा गया है। तो डार्विन से मेलबर्न जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टुअर्ट जो मार्ग है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पार महाद्वीपीय। पार महाद्वीप का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक जो महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ना, एक पार से मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर मिलाना, उसे पार महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक जो है नदी बह रही है, तो नदी किनारे आप यहाँ पे खड़े हैं तो कहेंगे मुझे उस पार जाना है, इस पार जाना है। तो पार मतलब उस पार ना, तो एक छोर से दूसरे छोर पर, वही यहाँ पे पार महाद्वीपीय है। महाद्वीप इसलिए कहा गया क्योंकि महाद्वीप की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे संसार का सबसे व्यस्ततम जो जलमार्ग है वो राइट आंसर राइन जलमार्ग हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और ये सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। यहाँ से नाव हमेशा आते जाते रहते हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये रूस में पड़ता है और विश्व का सबसे जो है लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है और इसके बाद जो है व्लादिवोस्तोक तक जाता है, ये पूरा का पूरा लंबा चौड़ा। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश में रेल मार्गों का जाल सघनतम पाया जाता है। रेल मार्गों का जाल मतलब कि हर जगह पे रेल मार्ग आपको दिखाई देंगे, पटरी बिछाई है, स्टेशन दिखाई देंगे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्यादातर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, फिगर के माध्यम से समझाएंगे। यहाँ पे सुएज नहर किसको जोड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। और यहाँ पे जो है फिगर के माध्यम से आप यहाँ देख पाएंगे। तो देखिए ये है आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप और ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो है भूमध्य सागर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है और यहाँ पे जो पतली लाइन है ना, ये लाल सागर है। तो इन दोनों को जोड़ा गया है, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है किसके माध्यम से, सुएज नहर के माध्यम से। ठीक है, थोड़ा सा इसको और जूम करें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे अब। ठीक है, इस प्रकार से इसको जोड़ दिया गया है ताकि जो है यहाँ से व्यापार आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको फिगर के माध्यम से समझा देंगे। यहाँ पे पनामा नहर किसको जोड़ती है। दोनों में से क्वेश्चन एक में आने की संभावना 90% है। पनामा नहर की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अलग किसको करती है, नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को एक दूसरे से अलग करती है। कैसे, आइए दिखाते हैं कैसे। फिगर के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे देख पाएंगे ये है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और इन दोनों को जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे। एक तरफ देखिए अटलांटिक महासागर है, एक तरफ प्रशांत महासागर है। ठीक है, और इसके बीच में एक देश है पनामा देश, वहीं से जो है पनामा देश से ही पनामा नहर निकाल दी गई है। अब जब यहाँ से नहर निकाल दिया गया है तो ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, और फिर अलग क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं भैया, नॉर्थ अमेरिका ऊपर है और साउथ अमेरिका नीचे, ये दोनों अलग हो रहे हैं। एक जुड़ रहा है, ठीक है, एक अलग हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए समझ में आया होगा। क्वेश्चन बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। तो बृहद जो ट्रंक मार्ग है वो उत्तरी अटलांटिक से होकर जाता है, उत्तरी अटलांटिक, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो है यहाँ पे चैनल जो चैनल टनल है ये जोड़ता किसको है। तो चैनल टनल की बात करें, यहाँ पे देखिए पेरिस और लंदन को जोड़ता है। इसको फिगर के माध्यम से थोड़ा सा डिफाइन करते तो आपको समझ में कुछ आएगा। यहाँ पे चैनल का मतलब होता है कोई यूट्यूब चैनल नहीं, यहाँ पे चैनल का मतलब होता है पानी का वो सकरा वाला भाग चैनल कहलाता है और टनल में होता है सुरंग। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है। ठीक है, ये लंदन है जो कि ब्रिटेन की राजधानी है और ये फ्रांस है जो कि पेरिस इसकी राजधानी है। अब यहाँ से इसको इस प्रकार से इसको जोड़ दिया गया है, तो इसी को जो है यहाँ पे ये नाम दिया गया है, चैनल टनल को जोड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित क्या किया जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम प्रवाहित किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे बिग इंच पाइपलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका देश में संबंधित है। मतलब कि अगर पूछ ले कि बिग इंच पाइपलाइन किस देश से संबंधित, तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ये किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संचार उपग्रह नहीं है? तो संचार उपग्रह जो है ये लैंडसेट जो है ये नहीं है, बाकी आर्यभट्ट, इनसेट और भास्कर जो है ये है। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आगे अब आपका यहाँ पे आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए इनको भी देखते हैं और अच्छे तरीके से तैयार करवाएंगे, विथ डायग्राम फिगर के माध्यम से तैयार करवाएंगे, ताकि जो है आप अच्छे से आंसर प्रेजेंट कर पाएं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भूगोल के पेपर में अगर आप मैपिंग, डायग्राम, कोटेशन का प्रयोग नहीं करते हैं तो नंबर आपका गिरने का चांस होता है, नहीं कम मिलने का चांस होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि ज्यादा मैपिंग का, डायग्राम का प्रयोग करें, तो आपको ज्यादा नंबर बेहतर मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? अथवा करके पूछ सकता है आपसे कि महापार महाद्वीपीय रेल मार्ग के नामों का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए बहुत आसान शब्दों में लिखा है, महाद्वीप के आर पार बनाए गए और दोनों छोर को जोड़ने वाली रेल मार्ग को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि पार महाद्वीपीय रेल का मार्ग ये मतलब होता है कि अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाऊं, तो आप ऐसे जो है इस प्रकार से इसको महसूस करने की कोशिश करिएगा, तो हो सकता है कि कुछ आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करते हैं और आपको जो है थोड़ा सा बताते हैं कैसे आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, ये मान लेते हैं रूस यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से एक छोर से, इस छोर से यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो इस प्रकार से मिलाया गया है, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। मतलब कि यहाँ पे यूरोप से स्टार्ट होता है और फिर यूरोप से स्टार्ट होकर यहाँ पे इस प्रकार यहाँ प्रशांत महासागर आपका मिलेगा, तो इस प्रकार से जोड़ता है, एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है। ठीक है, तो इसी कहते हैं पार जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो यहाँ पे देख पाएंगे इसके दो रेल मार्ग है, यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है और एक कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि ये जो है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है, तो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाली जो रेल मार्ग योजना होती है, परियोजना होती है, उसी को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसमें दो आप उदाहरण दे सकते हैं, एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, एक कैनेडियन मतलब कनाडा में स्थित है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। आप देखिए यहीं पे जो है आपको विस्तार से इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और जो नीचे क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा विद फिगर के माध्यम से। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम का प्रयोग जरूरी है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन अधूरा है। यहाँ पे पहले हेडिंग डालेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और लिखेंगे यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। पहला पॉइंट, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो जो है 93-22 किलोमीटर जो है इसकी पूरी लंबाई है। आपको अलग अलग किताबों में इसकी लंबाई अलग दिख मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर ध्यान रखेंगे, अगर लंबाई को पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है 93-22 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। 1905 में जो है ये बनकर तैयार हुआ था। यह रेल मार्ग बाल्टिक सागर के निकट सेंट पीटर्सबर्ग से जो है स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ तक जाता है, और फिर इसके बाद पूर्व प्रशांत तट से लेकर जो है व्लादिवोस्तोक तक यहाँ पे फैला हुआ है। फिगर के माध्यम से भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये रेल मार्ग की यात्रा 7 दिन का समय लगता है। 7 दिन में जो है एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से इसको देख पाएंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए, ये है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर जो है यूरोप महाद्वीप के साइड में पड़ता है बाल्टिक सागर, और यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है और फिर ये व्लादिवोस्तोक तक यहाँ तक जाता है। यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर है। मैं थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए महसूस करिए कि आप बाल्टिक सागर से जहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आप महसूस करिए कि आप कहीं जाने वाले हैं। तो जो कहीं जाने वाले होते हैं तो नहा धो के भैया तैयार हो जाते हैं, फिर इसके बाद सेंट टुंट मारते हैं ना। तो आप महसूस करें कि आप तैयार हो गए हैं, कहीं जाने वाले हैं, अब सेंट टुंट मार रहे हैं भैया, तो सेंट पीटर्सबर्ग सेंट मार रहे हैं। ठीक है, और बढ़िया से मास्क लगा लिए हैं। तो सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है, सेंट लगा के मास्क भी लगा लिए हैं। ठीक है, और मास्क से लगा लिए हैं तो आपकी जान बच जाएगी, मतलब का जान हो जाएगा। ठीक है, रिलेट करिए, आसानी से याद हो जाएगा। आप सेंट लगा के निकल चुके हैं और साथ में क्या लगाए, मास्क, यानी मास्को हो जाएगा, रूस की राजधानी है। और फिर इसके बाद आपने जो है मास्क लगा लिया तो आपकी जान बच जाएगी, कजान हो जाएगा यहाँ पे। और कौन सा मास्क लगाएंगे, वो वाला मास्क, कौन सा, वो मास्क, तो देखिए वो मास्क हो जाएगा कौन सा, जो चीता लगाता है, वो वाला जो चीता वाला होता है ना मास्क, वो लगे तो चीता यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ चीता पड़ता है। तो जो चीता वाला मास्क लगा लेंगे तो आपका जो है
जो आपका खबर है, जो आपकी मतलब पूरा आपका आप खबरों में आ जाएंगे, खबरों वश हो जाएगा, तो आप खबरों में आ जाएंगे। और फिर इसके बाद जब खबरों में आ जाएंगे तो फिर इसके बाद जो है आपका नाम हो जाएगा। और फिर देखिए सेंट कहाँ लगाते हैं, बॉडी में लगाते हैं, तो व्लादिवोस्तोक हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर पूरा व्लादिवोस्तोक तक है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक से थोड़ा सा याद कर सकते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ये छोटा सा डायग्राम बना देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन है, पनामा नहर के महत्व को स्पष्ट कीजिए, सुएज नहर के महत्व को स्पष्ट कीजिए, या फिर उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, तीनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। लेकिन देखिए तीनों अलग अलग हैं, पनामा नहर अलग है, सुएज नहर अलग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग अलग है, लेकिन महत्व जो होता है वो एक ही होता है। क्योंकि समुद्री मार्ग से जो निर्यात आयात जो भी होते हैं उनका महत्व एक ही होता है। तो इन तीनों का आंसर आप एक लिख सकते हैं, ठीक, गलत नहीं होगा। तो देखिए पहला यहाँ पे डायग्राम से माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे पहला आर्थिक महत्व, दूसरा है भौगोलिक महत्व, तीसरा है राजनीतिक महत्व, चौथा है सामाजिक महत्व। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक महत्व को समझते हैं। देखिए यहाँ हेडिंग डाल देंगे, आर्थिक महत्व लिखेंगे इसके बारे में। व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा और औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में योगदान होता है। आर्थिक महत्व का मतलब होता है कि व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। जब एक देश दूसरे देश में व्यापार होगा तो जाहिर सी बात है कहीं कि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास होगा। जब सिंपल सी बात है, जब व्यापार का बढ़ावा मिलेगा तो अच्छे अच्छे उद्योग स्थापित होंगे, बड़े बड़े उद्योग स्थापित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो व्यापार भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो ये हो जाएगा। दूसरा है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में योगदान होता है। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि एक देश में दूसरे देश में, फिर दूसरे से तीसरे देश में, कई देशों में फैल जाए कोई चीज, कोई भी चीज। जैसे कोरोना था ना, कोरोना कई सारे देशों में फैल गया था, नहीं दुनिया में फैल गया था। इस प्रकार से वैश्वीकरण हो गया था। तो यहाँ पे ऐसे ही वैश्वीकरण होता है, जब अपना सामान कई देशों में कोई देश बेचता है, जैसे चाइना है अपना सामान कई देशों में बेचता है, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाता है, ठीक है। यह पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही आप जो है सारे पॉइंट समझ के लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि भौगोलिक महत्व क्या है, तो भौगोलिक महत्व में मतलब ये है कि भैया यहाँ पे कि जो वहाँ पे जलवायु है, जो वहाँ की जलवायु है, एक देश में दूसरी जलवायु होती है, दूसरे देश में दूसरी जलवायु होती है। हर जगह पे जलवायु अपनी अलग अलग होती है, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, वहाँ के जो है सामाजिक स्थिति अलग अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे भौगोलिक दशाएं अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को आराम से लिख सकते हैं। राजनीतिक महत्व का मतलब ये होता है कि जब एक राजनीतिक महत्व में जब एक देश दूसरे देश के संबंध स्थापित करते हैं तो राजनीतिक बढ़ावा मिलता है। एक देश दूसरे देश में आके व्यापार करते हैं और उसमें जो है जो भी समझौता होता है, जो भी मदद होती है, वो एक देश दूसरे देश को देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सामाजिक महत्व, सामाजिक महत्व का मतलब ये है कि जब एक देश से चाइना है, चाइना का सामान भारत में आता है, तो इसमें जब चाइना का सामान भारत में आता है तो उसमें समाज का भी कहीं कहीं भला होता है, क्योंकि वो सस्ते सामान मिल जाते हैं। आज के दिन में हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, तो ज़्यादातर मोबाइल कौन सा होगा, चाइना ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक भी महत्व यहाँ पे बढ़ता है, समाज का भी कहीं की भला होता है, ठीक है। इसके बाद तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है वायु परिवहन के महत्व या लाभ को बताइए, या फिर जल परिवहन के महत्व को बताइए, या फिर रेल परिवहन के महत्व को बताइए। इन सबका महत्व एक ही होता है, लेकिन उनका जो है क्षेत्र अलग अलग होता है, लेकिन महत्व एक ही होता है, ठीक है। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन में आसानी होती है भाई, चाहे रेल से जाएं, चाहे हवाई जहाज से जाएं, चाहे समुद्र के मार्ग से जाएं, वस्तु के लेन देन में आसानी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे, समय के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, समय के साथ वस्तु का आयात निर्यात आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है वस्तु के रख रखाव में सुविधा होती है भाई, आसानी से वस्तु को रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुरक्षा में सहायक होता है। सुरक्षा में सहायक मतलब यह है कि आप वस्तु को अपने सुरक्षित स्थान से रख के और दूसरे स्थान में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य और मूल्यवान वस्तु का परिवहन में सुविधा होती है। बहुत सारी कीमती वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, तो उनको आसानी से परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं लेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व के
विश्व के कौन से प्रमुख देश हैं जहां वायुमार्ग सघनतम पाया जाता है? तो यहाँ पे एक ऐसे देश की बात करें तो यहाँ पे विश्व के सघनतम जो क्षेत्र हैं वो पश्चिमी यूरोप है, दक्षिण पूर्वी एशिया है और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ पे वायुमार्ग का सघन पाया जाता है, मतलब यहाँ से विश्व में कई सारे देशों में वायुमार्ग से लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों अगला टॉपिक हमारा आएगा। अगला जो टॉपिक आएगा हम बात करेंगे इसको अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।